तीसरा, क्या सरदार गंदे राजनीतिज्ञ थे? इससे पूर्व राजनेता, स्टेट्समैन और राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन के बीच बुनियादी अंतर की बात मैंने कही थी और सरदार का राजनेता के रूप में परिचय दिया था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि सरदार चाणक्य की समकक्ष विलक्षण अभिकर्ता और देश की परिस्थिति के जानकार थे। आज के राजनीतिज्ञों ने अभिकर्ता कर्म को अनकरीब मैली विद्या के दर्जे तक नीचे उतार दिया है। नतीजा यह है कि राजनीति में तो गंदी चालें होती ही है, ऐसी छवि बन गई है। सरदार प्रतिभा संपन्न राजनेता थे और उनकी वेधक दृष्टि परिस्थिति का जायजा त्वरित गति से ले लेती थी। महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम हो ऐसे राजकीय निर्णय लेने की पेचीदा सूझ सरदार के पास थी। ऐसी पेचीदा सूझ का उपयोग उन्होंने सौदेबाजी करने में, निम्न स्तर की राजनीतिक चालें चलने में या अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के पोषण के लिए कभी भी नहीं किया। गांधी जी भी अभिकर्ता तो थे ही, पर उनका अभिकर्तापन सत्य और अहिंसा की लक्ष्मण रेखा को डांक कर आगे नहीं बढ़ता था। सरदार की मूल्य निष्ठा गांधी जी जितनी सूक्ष्म तो नहीं ही थी, यह सच है, पर सरदार ने भी बुनियादी बातों में अधिक फेरबदल नहीं की। कभी उन्होंने कुछ छूट ली भी होगी तो देश के हित के लिए, अपने लिए तो कभी भी नहीं। ऐसी छूट लेते समय भी उन्होंने गांधी जी की मर्यादा का पालन तो किया ही। इस मुद्दे पर सिलसिलेवार विचार कर ले जिससे कहीं अन्याय न हो जाए। बहुचर्चित वीर नरीमान प्रकरण को ही ले। नरीमान ने सर कावसजी जहांगीर को एक गोपनीय पत्र लिखकर सूचित किया कि यदि आप चुनाव में खड़े हो तो हम आपके विरुद्ध किसी को खड़ा नहीं करेंगे। मिट्ठू बहन पीटीटे ने यह पत्र सरदार को दे दिया। नरीमान सर कावसजी के विरुद्ध खड़े न हुए। कांग्रेस के साथ उन्होंने दगा किया। वर्ली पर एआईसीसी की बैठक थी और नरीमान भूतिया महल में रहते थे। इसी दौरान सरदार पंडित नेहरू को लेकर नरीमान के घर पहुंचे। वहां नरीमान के साथ जो लोग बैठे थे उन्हें देखकर नेहरू को नरीमान की असलियत का पता चल गया। नरीमान के स्थान पर बाला साहब खैर को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तब एसके पाटिल जैसे सरदार भक्त ने भी सरदार के समक्ष नरीमान की वकालत की, पर सरदार के पास नरीमान के विरुद्ध काफ़ी मसाला इकट्ठा हो गया था। बाला साहेब खैर अत्यंत प्रामाणिक सॉलिसिटर थे और उनका अभिजात्य नम्रता और सुजनता से शोभित हो उठे ऐसा था, पर वे करीब करीब अनभिज्ञ थे। सरदार ने उन्हें महासागर का मोती कहकर अनुकंपा की। समूचे बंबई को आघात लगा। अखबारों ने सरदार की कड़ी आलोचना की। अंत में नरीमान के साथ हुए तथाकथित अन्याय की जांच के लिए कमीशन बना, जिसमें महात्मा गांधी और बहादुर जी पारसी सज्जन थे। कमीशन ने नरीमान के विरुद्ध फैसला दिया और सरदार ऐसी कड़ी जांच पड़ताल के अंत में बिल्कुल निर्दोष सिद्ध होकर बाहर आए। नरीमान बंबई में कितने लोकप्रिय थे इसका अनुमान बॉम्बे सेंटिनल के संपादक हॉर्नीमैन के इस वाक्य से लग सकता है। सरदार इज अनफिट टू अनटाई द लेस ऑफ वीर नरीमान शूज। सरदार तो वीर नरीमान के जूते के फीते खोलने योग्य भी नहीं है। यह सच है कि सरदार किसी को धोखा नहीं देते थे और साथ ही कोई उन्हें धोखा दे जाए यह भी उन्हें स्वीकार्य नहीं था। ऐसी तो कितनी ही घटनाएं बताई जा सकती है जब सरदार ने अपनी राजनीति को अलग रख कर विरल कहा जा सके ऐसा त्याग किया। लाहौर कांग्रेस का अध्यक्ष पद उन्होंने छोड़ दिया था, ऐसा कह सकते हैं। इसी प्रकार वे चाहते तो स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री हो सके होते। इन दोनों अवसरों पर संस्था का झुकाव उनके पक्ष में होने के बावजूद उन्होंने महान अवसर त्याग दिए। ऐसे अनेक उदाहरण देकर ऐसा प्रतिपादन किया जा सकता है कि सरदार अभिकर्ता तो थे पर भिन्न मिट्टी के। ही वॉज ए डिप्लोमेट विथ ए डिफरेंस। अभिकर्ता शब्द के साथ जो गलत अर्थ छायाएं जुड़ गई है उन्हें एक क्षण को भूल सके तो यह बात समझ में आ सकती है। इस विचक्षण अभिकर्ता ने हमेशा अपने हित से ऊपर देश हित को रखा। उन्होंने भी चुनाव का चंदा उतारा पर कोई सौदेबाजी नहीं की। यह सही है कि कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखने वाले या समर्थन देने वाले की बात वाजिब हो तो उसका काम सरदार कर देते थे। वे चाहते तो महाराजा उनके इशारों पर कांग्रेस का ही नहीं अपना निजी खजाना भी खाली कर देने को तैयार हो जाते। सरदार की साधन शुद्धि की बाबत शंका उठाने वाले से तो इतना ही कहना है
कि इकलौते बेटे की सामान्य पथभ्रष्टता को क्षमा न करने वाले, अंत समय तक उसके घर न जाने वाले और अपने निजी मकान के बदले बिरला निवास में देह त्याग करने वाले कोई अड़िग पिता यदि कहीं हो तो बताने का कष्ट करें। सरदार की एकाध दुर्लभता भी महाराजाओं के ध्यान में आई होती तो उन्होंने सरदार की वह दुर्बलता बड़े संतोष के साथ खरीद ली होती, पर सरदार तो अंदर से दृढ़ वैराग्य वाले थे। इस बात पर जिसे संदेह हो वह यहाँ के स्मारक भवन में संचित उनका एल्यूमिनियम का लोटा देख ले। सरदार की अपेक्षा तो आज के साधु बाबाओं के पास ज़्यादा अच्छी गड़ी, ज़्यादा माल असबाब और अच्छी चीज़ें होती है। ऐसे दृढ़ वैरागी को वह भगवा वस्त्र न पहने तब तक संत न कहा जाए तो क्या अंतर पड़ता है। स्वराज्य मिलने के बाद के 2-4 वर्षों में धर्मयुग में हमारे नेताओं की तस्वीरें आमने सामने 2 कतारों में छपी थी और इसका शीर्षक था तब और अब। एक और नेताओं की स्वराज्य से पहले की तस्वीर और दूसरी ओर स्वराज्य मिलने के बाद की, अर्थात सत्ता प्राप्त होने के बाद की तस्वीर। एक ही नेता की 2 तस्वीरों के बीच का अंतर इतना स्पष्ट दिखता था कि क्षण भर की आश्चर्य हो जाता था। पोशाक बदल गई, गाल के गड्ढे भर गए, मुख पर खुमारी और सत्ता प्राप्ति का संतोष झलकता था। मुझे ठीक ठीक याद है कि सरदार की 2 तस्वीरों में उम्र के अलावा दूसरा कोई भी अंतर नहीं मिला था। वही पहनावा, वही खुमारी, वही मुद्रा। बाकी आदमी को तनिक छोटा सा ओहदा भी मिल जाए तब उसकी सूरत कैसी बदल जाती है, यह हमने देखा है। अपने भाषण के अंत में मैंने सरदार को दंभ मुक्त गांधी भक्तों के शीर्ष स्थान पर बैठे व्यक्ति के रूप में परिचित कराया था। गांधी जी के मापदंड से मूल्यांकन करें तो वे अनेक बातों में अपर्याप्त है, ऐसा उन्होंने प्रकट रूप से कहा था। उनकी अपनी अहिंसा भी गांधी जी के अहिंसा के दर्जे तक नहीं पहुंची, यह बात भी उन्होंने बारंबार जाहिर की। उनकी अपनी सफलताएं भी गांधी की प्रशिक्षण की ही आभारी है, यह भी उन्होंने बारंबार स्पष्ट रूप से बिना कोर कसर खुले आम कहा है। गांधी जी की इच्छा को उन्होंने हुक्म मानकर शिरोधार्य किया। गांधी जी ने उन्हें सरदार कहा, पर स्वयं उन्होंने तो गांधी जी के सैनिक के रूप में ही अपना कर्तव्य निभाया। इतिहास ने अनेक अभिकर्ताओं को हमारी स्थायी स्मृति में अंकित किया है, पर किसी अभिकर्ता के जीवन में निर्दम्भपना, कर्तव्यपरायणता, त्याग, वैराग्य और निरअपवाद अनुशासनबद्धता इतनी मात्रा में प्रकट हुई हो ऐसा नहीं देखा गया है। वेद की एक ऋचा में प्रार्थना की गई है, हमारा जीवन और हमारी चाल सीधी हो। ऐसा कब हो सकता है? दंभ रहित जीवन रीति के बिना यह संभव नहीं है। सरदार जीवन भर सीधे तनकर खड़े रह सके, इसका कारण ही यह था कि उनके खाने के और दिखाने के दांत भिन्न नहीं थे। मार्क्सवादियों ने सरदार को पूंजीवादी या प्रतिक्रियावादी माना है। सरदार के पास अपनी कह सके ऐसी कोई संपत्ति नहीं थी, न कोई पूंजी ही थी। अपरिग्रह और सादगी उनके जीवन में सहज ढंग से गांधी जी के संस्पर्श से प्रकट हुए थे। ऐसी सादगी का भी उनके मन पर कोई भार नहीं था। उपसंहार। इतनी प्रशंसा वितरण के बाद इतना कहूँगा कि सरदार भी आखिर आदमी थे। कोई देहधारी कितना ही महान क्यों न हो तो भी कितनी ही कमियों से मुक्त नहीं हो सकता। सरदार के लिए भी यह लागू होता है। उनके अवसान के बाद स्वर्गस्थ राजा जी, स्वर्गस्थ जयप्रकाश जी और स्वर्गस्थ कृपलानी जी ने सरदार के संबंध में जो आदर भाव प्रकट किया वह स्वयं सूचक है। याद रहे कि ये तीनों महानुभाव सरदार के जीवन काल के दरमियान एक या दूसरे कारण से उनसे नाखुश थे। ऐसे सरदार को आने वाली पीढ़ियाँ किस रूप में याद करेगी? द हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित कार्टून याद आता है। कक्षा में श्याम पट पर शिक्षक शीर्षक लिखता है, सरदार पटेल, और बेंच पर बैठा लड़का अपने पास बैठे लड़के से कहता है, क्रिकेटर ब्रिजेश पटेल के फादर। यह तो हुई मजाक की बात। भारत की भावी प्रजा सरदार को नहीं भूल सकेगी। आज 7 मार्च है। आज ही के दिन सरदार पहली बार पकड़े गए थे। सृष्टि पर सतत चल रहे रचना कार्य में काल देवता कहीं भी अपने हस्ताक्षर में कुछ भी नहीं लिखते। उनका कार्य तो उनके पसंद के अनेक पात्रों द्वारा, निमित्तों द्वारा चलता रहता है। सरदार श्री के निमित्त से भारत की एकता
और अखंडता का सांगोपांग संवर्धन हुआ। देश पर सरदार का जो ऋण है उसकी याद कर ले और इतिहास बनाने वाले इस महापुरुष का अभिवंदन करे। आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें इतिहास के शिल्पी के रूप में याद करेगी। सरदार माने सरदार माने सरदार। मैं एक बार साधु होने वाला था, ऐसा वल्लभ भाई मुझसे कहते थे। वे सच्चे साधु हो सकते थे, इसमें मुझे शंका नहीं है, बल्कि वे समझ बूझ कर अनेक साधुओं का पाखंड देखकर साधु होते रुक गए होंगे। वीर योद्धा है, अतः वीरोचित क्षमा उनमें भरी है, पर सत्याग्रही की शून्यता के आदर से वे दूर है। इस प्रकार के व्यवहार में वल्लभ भाई की उदारता आश्चर्यजनक है। विरोधी की ओर तो उदार है ही, पर शत्रुता कर बैठने वालों की ओर भी उनको उदारता है। सुखी जीवन बिताया, पर असुविधा सहन करने की शक्ति में शायद वे अनेक लोक नेताओं से ऊपर है। उनके विनोद में कभी कभी दग्ध कर देने वाली चिंगारियाँ उड़ती है, तो कभी ताजगी देने वाली जीनी फुहार भी पड़ती है। महादेव देसाई। सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रपुरुष है। हिंदुस्तान में यदि किसानों का राज्य हो तो वल्लभ भाई किसानों के राजा है। उन्होंने राग द्वेष का त्याग नहीं किया है, पर किसी योगी को शोभा दे इस ढंग से राग द्वेष पर काबू प्राप्त किया है। उनका यह योग साधु संतों का नहीं है, पर क्षत्रिय वीर का है। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, पर वह परलोक में काम आने वाले मोक्ष के लिए नहीं, पर अपने 30 करोड़ भाई बहनों को परतंत्रता के नरक में से ऐहिक मोक्ष दिलाने के वास्ते। आज वल्लभ भाई के पास रहने को घर नहीं है, ऐशो आराम के गाड़ी घोड़े, साज सज्जा या कपड़े भी नहीं है जिसे वे अपना कह सके। ऐसा निजी समय भी नहीं है। कौन कहता है वल्लभ भाई सरदार नहीं है? बारडोली के भाषणों में जो जीवंत सरस्वती प्रवाहित थी, वीर, करुण, हास्य आदि सभी रस जिसमें प्रवाहित थे, ऐसी भाषा कोई जबरधारी साक्षर लिख या बोलकर तो दिखाए। गांधी जी के सिद्धांतों की व्यावहारिक आवृत्ति करने में वल्लभ भाई द्वारा प्रकट की गई कुशलता देखकर बहुतों को लगता था कि गांधी जी यदि वल्लभ भाई की मार्फत सब काम ले तो प्रजा जल्दी समझ जाएगी। काका कालेलकर। वीर वल्लभ भाई लेखक महादेव देसाई, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी।